नमस्कार। आज मैं आपको एक और बहुत ही ख़राब घटना के बारे में, बहुत विभत्स घटना के बारे में बताऊंगा, जो मेरी लखनऊ में एसपी सिटी की तैनाती के दरमियान हुई थी। बात 13 जुलाई 2002 की है। साउथ सिटी एक नया डेवलपिंग एरिया है पीजीआई की तरफ। जब आप लखनऊ से इलाहाबाद वाली रोड पर पीजीआई की तरफ जाएंगे तो वहाँ नया बसा हुआ बहुत ही पॉश इलाका है। वहाँ मकान नंबर 125 में श्री विमल साहा, उनकी पत्नी श्रीमती सुधा, उनका बेटा प्रशांत और उनकी बेटी तृप्ति ये रहा करते थे। श्री साहा की उम्र होगी कोई 45 से 50 के आसपास। इसी के आसपास उनकी पत्नी तृप्ति की उम्र 21 वर्ष और प्रशांत की उम्र 17 वर्ष। श्री विमल साहा अपट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम था और जिसमें उस ज़माने में 84 में जब टेलीविज़न का प्रसारण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उसके बाद 90 से अपट्रॉन ये सरकारी कंपनी थी, सरकारी उपक्रम था, जहां अपट्रॉन टीवी मुख्य रूप से बनाया जाता था। जो पुराने लोग हैं उन्हें ध्यान होगा, शटर वाला टीवी मशहूर था अपट्रॉन का, और उस समय ये बहुत प्रॉफिट में कह लें या उस समय इसमें उत्पादन अपने चरम पे था। प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी अपट्रॉन की टीवी बिकने के लिए जाया करती थी। साहा उसमें इंजीनियर थे और उन्होंने उसी समय एक प्लॉट साउथ सिटी में ले लिया था और अपना एक मकान वो उसमें बनवा रहे थे। इसी बीच में मार्केट में और बहुत ढेर सारी टीवी आ गई, अलग अलग ब्रांड की। मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया। प्राइवेट जो कंपटीटर थे, तमाम कंपनियां उस समय चली। ओनिडा बहुत फेमस थी। इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी वीडियोकॉन और कौन कौन सी टीवी थी, ये मार्केट में आ गई। ये सस्ती भी थी और कुछ क्वालिटी वाइज भी इनसे अच्छी रही होंगी। तभी धीरे धीरे अपट्रॉन की मार्केट कम होने लगी। जैसे बाकी सब सरकारी या अर्ध सरकारी उपक्रमों का हश्र होता है, जब प्राइवेट कंपटीटर्स उनको कम्पीट करने लगते हैं, वही अपट्रॉन का भी हुआ। धीरे धीरे अपट्रॉन बंदी के कगार पर आ गई। 2000 के आसपास ये फैक्ट्री पहले ही बंद हो चुकी थी। जब मैं वहाँ एसपी सिटी हुआ तो इसके बड़े बड़े धरने प्रदर्शन, महिलाएं, पुरुष, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, ये सब बड़े बड़े धरने ऑर्गेनाइज़ करते थे। हज़रतगंज चौराहा कभी कभी जाम करते थे, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कभी कभी महामहिम राज्यपाल के यहाँ अपने ज्ञापन देते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला होता नहीं था। श्री विमल साहा उस समय अपट्रॉन में डिप्टी जनरल मैनेजर थे। लेकिन जब ये इसकी हालत ख़राब होने लगी, उन्होंने इस बात को सेंस कर लिया और 6 साल पहले करीब करीब, यानी आप इसे मान लें कि 95-96 में ये यहाँ से छोड़ के चले गए और दिल्ली में इन्होंने न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी नौकरी शुरू की। 5-6 साल बाद मार्केट में नए लड़के, नए इंजीनियर्स भी आने लगे। पुरानी टेक्नोलॉजी के पास आउट थे साहा साहब। दिल्ली में भी इनको बहुत टफ कंपटीशन मिलने लगा। इस बीच में ये बराबर लखनऊ आते रहे और साउथ सिटी वाले अपने मकान का निर्माण कराते रहे। 22 जून 2002 को ये फाइनली न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी दिल्ली से, जहाँ जनरल मैनेजर थे, वहाँ से नौकरी छोड़कर
चले आए लखनऊ और यहाँ पर इन्होंने रियल ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी लाटूश रोड पर, उसमें ज्वाइन कर लिया। उनका पर्पज़ ये था कि भले ही यहाँ थोड़ा पैसा कम मिलेगा लेकिन हमारा मकान लगभग बन गया है, हम यहाँ मकान में रहेंगे, किराए की दिक्कत नहीं होगी। आसपास भी सब अपट्रॉन के जो उस समय के इंजीनियर्स थे उन लोगों ने प्लॉट ले रखे थे और पिछले कई सालों से वो अपने मकानों में रह रहे थे। उन्होंने अपनी सारी गृहस्थी जमा ली। बड़ा सा मकान था, चारों तरफ से बाउंड्री थी, सामने की बाउंड्री थोड़ी कम ऊंची थी और उन्होंने अपना बेडरूम का, ड्राइंग रूम का और किचन का, डाइनिंग हॉल का ये पोर्शन बनवा लिया और पीछे का थोड़ा पोर्शन उसका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट बनवा के अपने परिवार को शिफ्ट कर लिया था। 13 जुलाई को लगभग 2 बजे इनके पड़ोसी थे श्री एस के जुनेजा। उनको लगा कि रात से सुबह हो गई और 3 बजने वाले हैं, न उनका लड़का बाहर निकला, न उनकी लड़की बाहर निकली, न साहा साहब बाहर निकले, न ऑफिस जाने का कोई पता लगा उनका। कौतूहलवश वो भीतर गए। बाहर का जो गेट था वो खुला हुआ था। भीतर जाके उन्होंने ताक झांक की, बाहर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। भीतर घुस के वो कमरे में पहुंच गए। बहुत ही भयावह दृश्य था। एक कमरे में श्रीमती शाह, श्री शाह खून से लथपथ पड़े हुए थे और दूसरे कमरे में उनके दोनों बच्चे, 21 वर्षीय तृप्ति और 17 वर्षीय प्रशांत, ये दोनों खून से लथपथ पड़े हुए थे। जुनेजा साहब किंग कर्तव्य मूड हो गए, शोर मचाते हुए बाहर निकले। घटनास्थल से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर साउथ सिटी चौकी थी। सभी लोग भागते हुए चौकी पर पहुंचे और चौकी पर बताया कि साहब, शाह साहब का मर्डर हो गया है और शाह साहब ने उनके पूरे परिवार का मर्डर हो गया है। बात बहुत ख़राब थी, बहुत चौंकाने वाली थी। इंस्पेक्टर पहुंचे, एसएसपी साहब आ गए, हम आ गए, सीओ साहब आ गए, सभी लोग पहुंच गए और देखा कि बहुत ही विभत्स दृश्य था। लेकिन चूंकि श्रीमती साहा और विमल साहा, इन दोनों की सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, थोड़ी सी कराहने की आवाज़ श्रीमती साहा की आ रही थी। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुला के उन्हें, उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। हॉस्पिटल में बताया डॉक्टर्स ने कि दोनों बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। श्रीमती साहा ज़्यादा गंभीर हैं, उनको पीजीआई रेफ़र किया गया। श्री विमल साहा का इलाज वहाँ शुरू किया गया। सारे लोग जो क्राइम ब्रांच के लोग थे वो भी पहुँचे, फॉरेंसिक टीमें पहुँची। पैरों के निशान जो खून से होके बाहर फर्श पे गए थे वो नंगे पैरों के थे। अंदाज लग रहा था कि 5 से 7 व्यक्ति होंगे। ऊपर चढ़ने का रास्ता जो समझ में आया वहाँ पर सब लोगों के, वो ये था कि सामने की छोटी दीवार जिस पे गेट था वो थोड़ी छोटी थी, बाकी की दीवारें बड़ी बड़ी थीं। ऐसा लगता था वहाँ से कुछ लोग कूद के भीतर गए। चूँकि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा था, वहाँ एक सीढ़ी थी, सीढ़ी को लगाया गया। आराम से ऊपर की छत पर चले गए। छत से नीचे जाने वाली जो सीढ़ी थी उसमें जो ताला लगा हुआ था उसको किसी भारी चीज़ से मरोड़ के तोड़ दिया गया, कुंडे सहित वो टूट गया। आराम से वो सब नीचे आए। सीढ़ी से जैसे ही नीचे उतरेंगे आप, बगल का ही कमरा था, कमरा भीतर से बंद नहीं था, कूलर चल रहा था, कूलर की आवाज़ भी थी थोड़ी, और किसी भारी वस्तु से उन दोनों के सर पे प्रहार किया गया था।
ऐसा लगता था कि उसी समय में दूसरे कमरे में जहाँ उनके बेटे और बेटी थी उनके सिर पे भी प्रहार किया गया था। सोते समय सिर पे प्रहार किया गया था। ये ऐसे इसको इन्फर किया गया कि खून के छींटे दीवारों पर पड़े हुए थे, यानी सिर पे जब प्रहार किया गया होगा तो उससे जो ब्लड निकला होगा तेज़ी से, वो सारे छींटे दीवारों पे थे। दीवारें दूर थी बेड से, लेकिन वहाँ तक पहुँचे थे। इसका मतलब पूरी तेज़ी से सिर पर ही प्रहार किया गया था। यंग बच्चों की मृत्यु बहुत ही दुखद थी और उनको देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगा होगा जो लोग भी वहाँ गए थे। 21 साल की तृप्ति और 17 साल का प्रशांत। विमल और उनकी पत्नी सुधा, इनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सर्वाइव करेंगे, और हुआ भी यही। अगले दिन श्री विमल साहा की भी मृत्यु हो गई। सुधा साहा जीवन मौत से पीजीआई में जूझ रही थी। अब आप समझिए, एक व्यक्ति का पूरा परिवार एक घटना में समाप्त हो गया। बहुत दर्दनाक हादसा था। बहुत देखने में, सुनने में, सोचने में, बताने में बहुत ही विभत्स ये घटना थी। खैर, बाउंड्री के भीतर एक डंडा ताज़ा कटा हुआ, बाउंड्री के बाहर 2 और डंडे मोटे जो आसपास के पेड़ की टहनियों से काटे गए थे, वो मिल गए। और समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये बावरियों का, घुमंतू जातियों का, क्रिमिनल ट्राइब्स का, इनमें से किसी एक का काम है। मैंने आपको एक पहले की एपिसोड में बताया था डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी की हत्या इसी तरह हुई थी, जिसमें वो बच्ची बच गई थी। बच्ची के बारे में भी बताया कि बड़ी हो गई है, वो अपने ननिहाल में पली, ददिहाल में ही उनकी दादी ने पाला पोसा था। डॉक्टर हो गई वो, और अब अमेरिका में वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए जाने को तैयार है। यहाँ श्री विमल साहा के साथ ये इतने लकी नहीं थे और इनका पूरा परिवार इस घटना में समाप्त हो गया। डॉक्टर रानू टंडन की हत्या के बाद प्रदेश में कई जगह इस तरह की बड़ी हत्याएं बावरिया गिरोह द्वारा की गई थी। एसटीएफ को बावरिया गिरोह के विरुद्ध काम करने के लिए टास्क दिया गया था। 4 टीमें बनाई गई थी और ये उनको काम दिया गया था कि इनका जितना डॉक्यूमेंटेशन हो सके, आखिर ये कौन लोग हैं, कब चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इस जो ये लूट के ले जाते हैं इतनी संपत्ति। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहा के यहाँ कोई भी अलमारी ऐसी नहीं थी जो टूटी न हो। सारी अलमारियों का सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था। सब जो पलंग थी, पलंग को उलट पलट दिया गया था कि उसके नीचे, ज़्यादातर आजकल बॉक्स वाले पलंग होते हैं, और इस प्रत्याशा में कि उसमें कुछ छिपा के रखा गया होगा, सब कुछ उलट पलट कर दिया गया। और अंदाज ये है कि करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बदमाश घर के भीतर रहे होंगे इस हत्या करने के बाद भी। फिर एसटीएफ की टीम भी आई। इतनी गंभीर, इतनी गहरी घटना थी। गुरदर्शन सिंह साहब डीआईजी थे, वो मौके पे आए, और कश्मीर सिंह साहब उस समय सचिव मुख्यमंत्री थे, उनका भी फ़ोन आया। और फिर वही पूरी भीड़ पत्रकारों की, टीवी वालों की, पूरा मोहल्ला उनका साउथ सिटी का वो वहाँ इकट्ठा था। कोशिश की गई, लेकिन जैसा घुमंतू जातियों के द्वारा किए गए क्राइम के बाद पुलिस हाथ ही पटकती है, कोई बहुत कंक्रीट जानकारी मौके से या आसपास से नहीं मिली। इतनी बात तो हो गई कि नंगे पैर थे। नंबर 2, आसपास के पेड़ की टहनियों से, काटे हुए डंडों से प्रहार किया गया था। तीसरा, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर छत के रास्ते उनके कमरे में आए थे। चौथा, इनकी संख्या 5 से 7 के बीच में थी।
इतनी चीज़ें घटनास्थल से कंफर्म हुई। इसके अलावा कुछ कंफर्म नहीं हुआ। एसटीएफ की टीम आई। एसटीएफ की टीम ने तब तक इस पे काफ़ी होमवर्क किया था, जो ये घुमंतू जातियों पे और इनके द्वारा किए गए अलग अलग जगहों पे क्राइम, प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। ये पता लगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया वो टीम भी जो अलग अलग जगह जाके इनके बारे में जानकारी करके आई थी, उससे भी बैठ के बहुत ही डिटेल बात हुई कि आखिर हम किस तरह से किस तरह से प्रोसीड करें। तो ये जानकारी हुई कि भरतपुर राजस्थान का ये इनका ओरिजिनल एरिया है, जहाँ से ये बावरिया ऑपरेट करते हैं और देश के सभी राज्यों में ये ऑपरेट करते हैं। वहाँ एक गांव है आज़ाद नगर। आज़ाद नगर की आबादी कोई 10,000 के आसपास है और इसमें बावरिया को छोड़ के कोई अन्य जाति नहीं रहती है। अलग अलग स्थानों पे जो और लोग रहते हैं जो घुमंतू जाति के हैं, चाहे वो नट हों, चाहे भातू हों, चाहे कंजड़ हों, चाहे सांसी हों, चाहे पारदी हों, इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग जगहों पर भी ये रहते हैं। पर राजस्थान में भरतपुर में जो मुख्य गांव है वो आज़ाद नगर है। उसके अलावा चक घरवारी है जो थाना डींग में पड़ता है। ढापा का नगला है जो थाना कुम्हेर में पड़ता है। चंदनपुर निवेहरा है जो थाना रूपवास में पड़ता है। यहाँ के थाने में जो थाना चिकसाना है, वहाँ पर आपको प्रतिदिन किसी न किसी स्टेट के पुलिस वाले, उस समय अब भी यही हालत होगी, सुधार तो हुआ है लेकिन इतना नहीं सुधरा है, किसी न किसी स्टेट की पुलिस अपने राज्य में हुई किसी इसी तरह की गंभीर घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए, जानकारी करने के लिए आपको मिलेगी। मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरह के वारदातों के वांटेड लोग हैं। वांटेड लोगों की सूची प्राप्त की गई वहाँ पे, जो टीम गई थी जिला पुलिस की और एसटीएफ की। वहाँ जो सरपंच थे उस समय वो बुद्धा सरपंच थे। ये इलेक्टेड सरपंच नहीं होते वहाँ। सरपंच वहाँ उस गांव में किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, किसने कितनी घटनाएं की हैं और कितनी बूटी, कितनी संपत्ति वो लूट कर लाए हैं, इस आधार पर बुद्धा वहाँ पे सरपंच थे। उस गांव के सबसे प्रभावशाली थे। उसको बुद्धा प्रधान कहते हैं। उनका भाई, उनका साला और तमाम सारे रिश्तेदार, ये मिला के उसका गैंग था। और सबसे अधिक अपराध करने वाले आज़ाद नगर में जो बावरिया जो ग्रुप था वो बुद्धा सरपंच का था। उसके बाद क्रमवार जो जितने अपराध किए हैं उस हिसाब से उनके पंच भी चुने जाते हैं, जिसमें श्रीचंद, छैल बिहारी, राम सिंह और गिट्टा, ये 5 वहाँ के पंच भी थे। इंस्पेक्टर से पूछा गया कि साहब इनसे कैसे संपर्क होगा, हमें कैसे इन लोगों का पता लगेगा। पुलिस चूँकि रोज़ इस तरह की किसी न किसी स्टेट पुलिस से उनका सामना पड़ता है, तो वो अपनी पुरानी एक एल्बम निकाल के ले आए कि साहब ये एल्बम है और पहचानिए इसमें से। तो उनसे बताया गया साहब पहचानने वाला तो कोई है ही नहीं। 4 लोग थे, 3 की डेथ हो गई, 1 जीवन मृत्यु से लड़ रही है महिला और कोमा में है, जिसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम डॉक्टर्स ने बताए हैं। इस तरह कह के टाला करते थे। और ये भी बताया गया कि भाई जब दबिश आप नहीं कहें अगर तो हम अपनी पुलिस वहाँ से बुला लेते हैं, संख्या ज़्यादा हम दबिश देंगे। तो स्थानीय थाने के थानेदार ने भी और बाकी लोगों ने बताया कि साहब यहाँ ये मुजाहमत कर लेते हैं, यानी पुलिस पार्टी से झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पुलिस पर हमला कर देते हैं। इनके पास शस्त्र अस्त्र बहुत हैं और ये मानते नहीं हैं, पुलिस का नुकसान हो जाएगा इसमें। ये पूछा गया कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोग चूँकि लोकल हैं तो हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर ये कोशिश की गई कि यहाँ पर
और किसी जाति का, बाबरियों किसी या कोई किसी और जाति का आदमी अगर मिल जाए, किसी और संप्रदाय का, किसी और जिनका बाबरियों से संबंध न हो, तो शायद इनके बारे में आने जाने के कुछ सूचना मिले, कोई आदमी इसमें से उठे, तब हम उससे जानकारी करें। पुलिस से ये जानकारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पता लगा कि यहाँ यूपी के भी 50-60 लोग रहते हैं। चूँकि वो डेवलपिंग इलाका है, तो गांव से सटा हुआ जो नया इलाका बन रहा है उसमें 50-60 लोग रहते हैं। हमारी टीम ने उनसे भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, साहब हम लोग चूँकि राजस्थान में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो हमें यहीं पर ज़मीन उपलब्ध थी, ज़मीन सस्ते में मिल रही थी, लेकिन हमें बसने नहीं दिया जा रहा था। हमें बुद्धा प्रधान से यहाँ पर बसने की परमिशन मिली, तब हम जाके अपने छोटे छोटे मकान बना पाए। और यहाँ पर बसने के एवज में बुद्धा हम लोगों से चौथ भी वसूला करता है। लेकिन उन्होंने कुछ ये बताया कि देखिए, ये लोग यहाँ पर जब कोई बड़ा बूटी लेके आते हैं तो जश्न करते हैं। जो भी जितना भी इकट्ठा होके आता है उसमें से 10% 20% जश्न के लिए निकाल दिया जाता है। शराब पिलाई जाती है, डांस होता है, बड़े बड़े वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के नाच गाना होता है, और सभी बावरिया उसमें इकट्ठा होता है। नॉन बावरिया उसमें कोई भी परमिटेड नहीं है। फिर धीरे धीरे उनमें से कैंप किया उस टीम ने, और एसटीएफ के पास भी जानकारी थी। तो ये पता लगा कि ये वहाँ परिवार का परिवार जो एक मुखिया होता है, जो गैंग बनते हैं वो परिवार का ही कोई होगा। उसका साला, उसके बहनोई, उसके चाचा, ताऊ, भाई, ये मिलके ही एक अपने रिश्तेदारों का ही एक ये गिरोह बनाते हैं। इनके पास टाटा 407, टाटा सूमो, इस तरह के वाहन हैं। ये बरसात शुरू होते ही ये बेसिकली देवी के उपासक होते हैं। इनकी जो डाइटी हैं, जो इनके कुल देवी हैं, ये उनकी बाकायदे पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके ये वहाँ से निकलते हैं, और अंधेरी यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच का जो 15 दिन होता है, इसको अंधेरी कहते हैं। वो लोकल टर्म में वो अंधेरे पक्ष से इनका तात्पर्य होगा, लेकिन वो अष्टमी टू अष्टमी, ये करीब 15 दिन जो बहुत डार्क होता है जिस समय, उस समय ये चलते हैं पूजा पाठ करके बरसात के समय में। यानी ये समय जो जुलाई का है, ये समय चल देते हैं, और ये तय कर लेते हैं कि उन्हें किस राज्य में जाना है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक और दूर दूर तक, चूँकि गाड़ी है इनके पास, ये चल देंगे, जाएंगे। और प्रत्येक दशा में दशहरे से पहले ये वापस आ जाते हैं। वापस आके जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, जो इकट्ठा किया है, उसको लाकर वहीं अपनी जो देवी हैं उनको चढ़ाते हैं। उसके बाद से उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं, और 3 दिन बाद इसका जश्न करते हैं। मोडस ऑपरेंडी ये कि एक गैंग में 7-8 से लेके 20-25 तक लोग होते हैं, जो अपना इसी तरह से गाड़ियों से चलते हैं। जहाँ इनको रैकी करनी होती है, वहाँ ये नॉन बावरिया आदमी अपने साथ रखते हैं। जो छोटे मोटे क्रिमिनल वहाँ हैं, इनके साथ रह के क्राइम करते हैं, और तो उनसे ये रैकी करवाते हैं, जिससे ये जिस मकान को टारगेट करते हैं उसको पिटुआ कहते हैं। पिटुआ ये सामान्य रूप से पहले 2 दिन 1 दिन इनकी महिलाएं भी और पुरुष भी ये बच्चों के खिलौने बेचने के बहाने छाते में, उल्टे छाते में तमाम फोटोग्राफ देवी देवताओं के लगा के वो भी गली गली, गांव गांव, शहर के अलग अलग इलाकों में बेचने जाते हैं। पानी पीने के बहाने, भूख लगी है, खाना खाने के बहाने ये किसी दरवाजे पर रुकते हैं। उसकी आवाजाही, बाहर निकलने का रास्ता, पास में अगर रेलवे लाइन है, 90% केसेस में इन्होंने जो अपराध किए हैं वो रेलवे लाइन के किनारे के मकानों को टारगेट किया है। किनारे के मकान का मतलब कि जो कम से कम 2 तरफ से खुले हुए हों। अगर 3 तरफ से खुले हुए हैं तो और अच्छा है। फिर जिस दिन ये काम करने के लिए चलते हैं, वहाँ घटना स्थल के 1 किलोमीटर के आसपास किसी मंदिर में, और इनका सबसे फेवरेट है रेलवे स्टेशन पे।
वहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ से ये घटना के लिए चलते हैं। अब उस समय तक तो ये था, अब इन्होंने इसमें थोड़ा एडवांसमेंट कर लिया है। अब इनके पास एसयूवी गाड़ियाँ हैं, ये टाटा सफारी या इस तरह की गाड़ियाँ हैं, इसमें कैविटी बना लेते हैं। पहले के किसी भी क्राइम में इन्होंने कोई फायर आर्म इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ इसी तरह लकड़ी के मोटे डंडों से, जिसमें एक प्रहार में किसी का भी सिर पे नुकसान किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से ये फायर आर्म्स का भी प्रयोग करने लगे हैं। जो इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं उस हिसाब से एसयूवी में ये कैविटी बना लेते हैं, और इनका बहुत फेवरेट है पेट्रोल टैंक में कैविटी बनाने का। पेट्रोल टैंक को बाहर निकाल के उसमें आधा पोर्शन तो उसका है जिसमें पेट्रोल इनका भरा जाता है, और आधे में ये कट्टे और कारतूस ये सब उसमें छिपा देते हैं। गेट पे जो दरवाजे होते हैं दोनों तरफ के, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, इसके ऊपर का जो कवर होता है इसको पेचकस से निकाल के इसमें भी कैविटी बना लेते हैं, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 कट्टे ये रख लेते हैं। मौके पर पहुंचकर ये वही आला नकब, इनके पास नुकीला भारी लोहे का हथियार, पेचकस, जैक जो गाड़ी में रहता है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको पेचकस, जैक या उस तरह से हथौड़े के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। रैकी करने वाली जगह पे ये घुस जाएंगे, ताले को या उसके कुंडे को तोड़ लेंगे। भीतर से अगर दरवाज़ा बंद किया गया है तो दरवाजे के बीच की जो थोड़ी सी पतली सी जगह है उसी में आला नकब डाल के उसको टेढ़ा कर देंगे। जो इंटरलॉकिंग उसकी लगी होती है वो खुल जाती है, भीतर चले जाएंगे। और आदमी अगर जग गया है तो भी, और अगर सो रहा है तो भी, पहला ही काम वो उसके सिर पे प्रहार करते हैं। अगर सोया हुआ है तो कनपटी से थोड़ा ऊपर, जो ये बताते हैं कि सोया हुआ है, तो ऐसा प्रहार करते हैं कि कनपटी के ऊपर। और इनका ये मानना है जितने इंट्रोगेशन इस बीच में हुए हैं, एसटीएफ ने जितने इंट्रोगेशन किए हैं या जो भी जानकारी हुई है, उससे यही इन लोगों ने बताया है कि साहब वहाँ पे वार करने से आदमी किसी भी कीमत पे होश में नहीं आ सकता। 90% केसेस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इनका पर्पज़ ये होता है कि वो चिल्लाए नहीं, शोर न मचाए या बाहर निकलकर भागे नहीं। ये दूसरी बात ये कि छोटी बच्चियों को, 4 साल, 5 साल, 6 साल की जो इनोसेंट बच्चियां हैं, ये इनको नहीं मारते हैं। इनका ये कहना है चूँकि हम लोग जो देवी है, जो हमारी कुल देवी हैं, क्योंकि हम देवी के उपासक हैं और हम छोटी बच्चियों पर कभी प्रहार नहीं करते। उनको डरा धमका के, मुंह उनका बंद करके या छोटा मोटा हाथ पैर पे वार करके उनको या कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं। ये मारने के बाद फिर इत्मीनान से मारते क्यों हैं इसके बारे में भी इनका अपना एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग हराम का नहीं खाते हैं। जितनी भी ये बावरिया, भातू, सांसी, पारदी, ये जितने भी क्रिमिनल ट्राइब हैं, इनकी जब गैंग्स कभी कभी मौके पर भी पकड़े गए हैं, डिटेल इनकी इनका इंट्रोगेशन हुआ है, तो ये कहते हैं कि साहब हम हराम का नहीं खाते, हम प्रहार करते हैं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत का खाते हैं, क्योंकि अगर हम हराम का खाएंगे तो देवी हमसे अप्रसन्न होंगी। उसके बाद ये सारा सामान लेके वहाँ से निकल जाएंगे सब अलग अलग रास्ते से। इनका एक आदमी पहले ही स्टेशन पे सबके टिकट खरीद के रखता है। रात में 12 बजे से और सुबह 4 बजे के बीच जिस भी स्टेशन पे पैसेंजर गाड़ी मिलती है, ये सामान्य रूप से उसके 2 किलोमीटर के इलाके में ही इस तरह का काम करते हैं। अलग अलग जगह से ये पहुँचेंगे। वो आदमी जो टिकट पहले से लेके वहाँ मौजूद है, एक एक दो को टिकट देके अलग अलग डिब्बों में इनको बिठा दिया जाता है, और फिर ये अपने टेम्परेरी डेरे पर, जो रेलवे स्टेशन के पास होगा, रेलवे स्टेशन के पास किसी बाग में होगा या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आदमियों की आमद-रफ्त जनरल पब्लिक की कम होगी। कभी कभी गांव में भी ये प्रधान से मिलके कि साहब हम लोग रोजी रोटी के लिए आए हैं, और अपने डेरे किसी खाली स्थान पे लगा लेते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ
माल का बंटवारा वहाँ नहीं होगा। वहाँ जो कुछ भी जिसके पास है, जिसने जो कुछ लिया है, वो एक झोले में इकट्ठा कर लिया जाएगा और 3 दिन तक उसे वहाँ से थोड़ी दूर पर कहीं इसे गाड़ देते हैं, या अगर वो रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के किनारे रखी हुई पाइप या किसी लोहे के तमाम सामान वहाँ वेस्ट जो पड़े रहते हैं, पुरानी पटरियाँ या इस तरह की जो कुछ होती है, उसमें छिपा के रख देते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद ही ये वो सामान लेकर एक आदमी ट्रेन से अपने गंतव्य को, जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो बचा हुआ गैंग है, वो बचा हुआ गैंग अगले टारगेट के लिए प्रोसीड करेगा। अगला टारगेट या अगला इंसिडेंट ये 10-12 दिन के बाद ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज घटना की और परसों फिर कर दी, नरसों फिर कर दी, ऐसा नहीं है। और पहले घटनास्थल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर, ये लोकल लैंग्वेज में उस डिस्टेंस को जो ये बताते हैं, उसके हिसाब से 100-150 किलोमीटर होता है जहाँ पर ये दूसरी घटना करते हैं। और जब दशहरे का टाइम नज़दीक आता है तो सारे लोग एक साथ होकर चले जाते हैं। मेल मेंबर तो ये करते हैं, इनके फीमेल मेंबर, चूँकि दिन भर ये लोग घूमते हैं, पूरा दिन बच्चों को गोद में ले लेंगे, पीछे पीठ पे बांध लेंगे, आगे कपड़े में लपेट लेंगे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, उनको ऐसे रख लेंगे और गांव-गांव घूमते हैं। वहाँ ये पता कर लेते हैं कि स्थानीय मेला कहाँ लगेगा। तमाम मंदिरों में मेले लगते हैं, तमाम मज़ार पे मेले लगते हैं, तो ये मेला कब लगता है। तो इनकी औरतें वहाँ पर पिक पॉकेटिंग और चेन खींचने का काम, जितना बड़ा भीड़ होगी, जितनी बड़ा मेला होगा, ये बाहर तो भीख मांगने वाली स्थिति में होते हैं, ज़मीन पे चद्दर बिछा के मांगते रहते हैं, लेकिन इनकी जो कम उम्र की लड़कियां हैं, जैसे 10 साल की, 12 साल की, या लड़के हैं, ये सब उसी मेले में जाते हैं टारगेट करके लोगों का पर्स और चेन। आपने देखा होगा कि जितने बड़े मंदिरों के, मस्जिदों के, मज़ारों के, पीर के जो होते हैं, वहाँ पर जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन पिक पॉकेटिंग और चेन खींचने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये कभी खुलती नहीं हैं, बहुत मुश्किल से ये घटनाएं खुलती हैं। ये सभी निश्चित रूप से आसपास कोई इनका डेरा होगा जहाँ से ये इनकी औरतें, आदमी इस तरह से जो बहुत ही विभत्स कांड होते हैं, डकैती डाल के लूट लेता है, और महिलाएं इनकी वो मेलों में, ठेलों में, बाज़ार में जाके इस तरह से, लेकिन वो ऐसे बाज़ार में नहीं करती हैं कि वो पॉइंट आउट हो जाएं। भारी भीड़ में जहाँ लाइन लगा के कोई दर्शन कर रहा है या चद्दर चढ़ा रहा है या जो भी कर रहा है, जहाँ बहुत भारी भीड़ होगी, ये महिलाओं की लाइन में लगेंगी और थोड़ी देर में शोर होगा कि साहब मेरी चेन गायब हो गई, मेरी चेन गायब हो गई। ये बहुत इनको प्रैक्टिस है इस बात की, और बहुत ही एक्सपर्ट हैं ऐसा काम करने में। छोटे बच्चे 2-3 के समूह में जाते हैं, किसी का पर्स जैसे ही निकाला, और कभी कभी लोग हाथ लगा के पकड़ लेते हैं किसी ने निकाला है, लेकिन 1-2 सेकंड के बीच में ही वो पर्स दूसरे के हाथ में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है। वापस जाएंगे। अच्छा, इनकी शादियाँ भी जो स्टेटस होता है, वो स्टेटस इनके क्राइम से डिसाइड होता है कि इस अंधेरी में इसने 12 घटनाएं की हैं, इसने 14 घटनाएं की हैं, और 2 साल से ये 15 घटनाएं कर रहा है, यानी ये वहाँ का अच्छे स्टेटस का आदमी है, तो लड़कियों की शादी उसके यहाँ की जाती है। इस अपराध की सामाजिक स्वीकारोक्ति उस पूरे इलाके में है। भरतपुर के ये आज़ादपुर गांव में है, या जो और चक घरवारी में है, ढापा का नगला में है, चंदनपुर निवेहरा में है, ये वहाँ पर इसको सामाजिक रूप से इन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति, इसको स्वीकार कर लिया है कि ये हमारे लिए ये क्राइम नहीं है, ये हम अपने रिलीजियस उसको फॉलो करते हैं। फिर जब पुलिस जाती है और ये पता लग जाता है कि ये फलां ने किया है, तो ये अपने लोकल कांटेक्ट के, यानी सरपंच ही सबसे पहले इनकी बात को लेके थाने पे जाएगा। फिर बातचीत इनमें होगी। लोकल नेता जो वहाँ के होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो प्रभावशाली हैं, जिनका थाने या थाने से ऊपर के अधिकारियों के बीच में उठना बैठना या आना जाना है, ये उनसे इस मामलों को सेटल कराते हैं। अगर मान लिया इनका घटना करते समय इनका कोई व्यक्ति जिसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ये अपने सारे ऑपरेशन वहीं ड्रॉप कर देते हैं और अगले 10-15 दिन में अपने ओरिजिनल स्थान पे पहुंच जाते हैं। जो कुछ भी इनका लूटा हुआ माल है वो उसके घर वालों को दे देते हैं। इस पूरे काम को, इस
अपराध में, इस घोर अपराध में, विभत्स घटनाओं में भी ये इतनी ईमानदारी करते हैं कि अगर कोई मर गया है तो वो जितना लूटी हुई संपत्ति, उसका जितना भी जो वैल्यू है उसका पैसा वो उनको दे देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई पकड़ गया है या वांटेड हो गया है, उसको किसी तरह की लीगल हेल्प की ज़रूरत है। वैसे बहुत ज़्यादा ये लीगल उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ गया है, इनमें से तमाम लोग इसी बाबरिया, भातू और इनकी बिरादरी के ही अब धीरे धीरे अच्छे स्थानों पे हैं, अधिकारी के रूप में हैं, कहीं छोटे कर्मचारी के रूप में हैं। ये पूरी हेल्प करते हैं। ये अगर मान लिया कोई पुलिस वाला है, जैसे हम लोग एसटीएफ में भी हमारे साथ एक हेड कांस्टेबल था जो इन्हीं की जाति का था, हम लोग इस्तेमाल करते रहे उसका, तमाम जानकारियों के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे और बहुत बड़े बड़े काम भी हुए। लेकिन ये कभी भी उनसे विरोध करके, ये जान के कि भाई ये हमें ये बात पता है, इसने कभी शेयर नहीं की हम लोगों से। तो ये पूरा, और बस हर हाल में अपनी डाइटी, जो भी इनकी डाइटी है, जो भी इनका पूजा का स्थान है या जो इनकी देवी देवता हैं, ये इसकी पूजा करने के बाद ही कोई काम इस तरह का करते हैं। तो इस तरह से बाद में इसका समूल नष्ट करने के लिए एसटीएफ ने ही इसमें काम किया और बड़ी संख्या में एक बार ये वहाँ से चले और चूँकि मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करने लगे थे, ये इसको फॉलो किया गया और एसटीएफ की एक पूरी टीम ने जौनपुर में जैसे ही ये गाड़ी से घुसे हैं, इनके 8 आदमियों को मार गिराया था। इन्होंने फायर करना शुरू किया, पुलिस ने रिटेलिएट किया और इनके 8 आदमी मारे गए। हालांकि उसके बाद इन्होंने जितने बड़े वकील ये कर सकते थे करके कोशिश की इन पुलिस वालों को परेशान करने की। एसटीएफ के लोगों के खिलाफ तमाम इन्होंने कार्रवाई अलग अलग कोर्ट में शुरू की, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ और इसका फ़र्क ये पड़ा। उसके बाद और एक और बड़ी वारदात हुई थी जिसका बाद में मैं जिक्र करूँगा। मैं एसटीएफ में था, साउथ में तमिलनाडु में एक सिटिंग विधायक के घर ये सब घुस गए और इसी तरह उनके घर वालों को सबको मार दिया, और जिसमें विधायक जी की भी जान गई, सामान लूट लिया और चले आए। पता लगाते लगाते उनके अधिकारी यहाँ आए थे। उसमें भी जो इनके गिरोह का सरगना था उसको मेरठ में मारा था। मैं था और मेरे साथ तमिलनाडु पुलिस के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी लोग थे। उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। ये घटना जब मैं दोबारा एसटीएफ में था 2005 से 6 की होगी। जब उसका समय आएगा, जब आगे मैं बढ़ूँगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। और धीरे धीरे अब ये घटनाएँ बहुत कम हो गई, हालांकि ये सब वहीं पर हैं। राजस्थान में भी पुलिस ने और बाकी वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम ने इनको फिर से बसाने की कोशिश की ताकि ये, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं था जब किसी न किसी प्रदेश का कोई न कोई अधिकारी वहाँ पर पड़ा न होता हो अपने बारे में जानकारी करने का। आज काफ़ी समय हो गया है। इस गैंग के बारे में और जानकारियाँ जो हम लोगों ने इस समय इकट्ठा की थी वो आपसे शेयर करूँगा कल, और तब तक के लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।